हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज जाहिर सी बात है आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होने वाला है। तो सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर कीजिए, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन जो पार्ट 2 है आपके पास ये अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज हमारे पास क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। आज हमारे पास टॉपिक होने वाले हैं एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड किस तरह से होंगे कि भाई एक पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट से जो एंगल्स बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन से कोई एंगल बनाते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। आपके पास एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपके पास नया नाम सुना होगा आपने, एडजेसेंट एंगल। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। साथ में करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और एक थ्योरम जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को प्रूव करती है। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पहले जाइए पार्ट 1 अच्छे से क्लियर करिए, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि जितना हम इसमें यूज करने वाले हैं वो पार्ट 1 का ही कुछ इनिशियल पॉइंट ही पुट करेंगे यहाँ पर और ये वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। जल्दी से देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या होने वाला है। तो देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, किस तरह से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, आपके पास है एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एंगल्स ऑन अ पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होने वाले हैं। सिंपल से पहले हम देखते हैं क्या कि वट एवर बी द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अ पॉइंट, आपके पास देयर सम इज ऑलरेडी कितना होना चाहिए भाई, आपके पास 360। अगर हम ध्यान से देखें कि मेरे पास एक ये पॉइंट है ए, सॉरी पॉइंट है हमारे पास ओ पॉइंट से देखिए, इस ओ पॉइंट को देखा जाए तो एंगल्स को हम कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी रे इससे निकाल सकते हैं, कितनी भी रे निकल सकती है। देखो पहली रे निकली ओ ए, फिर दूसरी निकली ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओ डी, फिर ओ ई। अगर ध्यान से देखा जाए इन सभी एंगल का जो सम है, आपको पता है ये क्या बना, एक कंप्लीट एंगल बना। आपको पता है कि पिछले वाले हमने जो इंट्रो पार्ट था उसमें बताया था कि एक कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है भाई, आपके पास 360 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से सुने, इन सभी एंगल का सम कैसे करेंगे। सबसे पहले एंगल AOB, फिर प्लस के एंगल BOC, प्लस के एंगल COD, प्लस के एंगल DOE और फिर एंगल आपके पास EOA इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 360 डिग्री। बस ध्यान रखना है कि एक पॉइंट से जितने भी एंगल आप बना लो उनका जो सम होने वाला है ओवरऑल वो सारा का सारा सम किसके इक्वल आता है भाई, आपके पास 360 के इक्वल आता है। तो ये तो रही हमारे पास क्या कंडीशन भाई, किसी पॉइंट से कितने एंगल भी बना लो उन सभी एंगल्स का सम कितना होने वाला है, आपके पास 360 होने वाला है। यही कंडीशन बिल्कुल किसके साथ लगाई भाई, हमने एक स्ट्रेट लाइन की लगाई, लेकिन ध्यान से सुनो कंडीशन भी फॉलो करवाई। क्या करवाई कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो ये रही भाई आपके पास, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो या तो ऊपर वाली साइड ले लो या नीचे वाली साइड लो, एक साइड की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। उसने कहा है कि इस साइड से आप कितने भी एंगल ड्रॉ कर लो जितना आपका मन करे, और आपको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है भाई आपके पास, वो होता है आपके पास कितना, आपके पास होता है 180 डिग्री का। ध्यान से सुने, मेरे पास एक क्या है भाई, आपके पास ये OAE है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, एक रे आपके पास कितनी निकली, आपके पास OB, फिर OC, फिर OD। अब ध्यान से सुने, जैसे ही इन एंगल का सम करने वाले हैं हम, सभी एंगल का सम वो किसके इक्वल आने वाला है भाई, आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आने वाला है। ध्यान से सुनो, व्हेन एवर बी द, उसने कहा कि नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड एट किसका भाई, आपके पास अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ इट। उसने कहा कि अगर भाई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक ही साइड की बात करी जाए तो उसमें आप कितने भी एंगल बना लीजिए, उन सभी एंगल का जो सम होने वाला है वो होने वाला है आपके पास 180 डिग्री का, ठीक है जी। इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी कि भाई हमारे पास एक पॉइंट से जो एंगल बनेंगे उनका सबका सम कितना रहेगा 360, और अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात कर दी जाए तो एक ही साइड के एंगल का सम करेंगे तो वो कितना रहेगा आपके पास 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आता है कि सर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे बता सकते हैं कि वो आपके पास एडजेसेंट एंगल होने वाला है। ध्यान से सुने, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन को पहले प्यार से पढ़ना है, फिर समझ में आएगा कि हमारे पास डेफिनेशन नहीं, ये बोला है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है। उसने कहा कि टू एंगल आर सेड टू बी
एडजेसेंट एंगल, उसने कहा कि दो एंगल तभी एडजेसेंट हो सकते हैं कब, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी कि क्या होनी चाहिए भाई आपके पास, उसकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, अ कॉमन आर्म एंड अदर आर्म ऑफ द टू एंगल्स लाई ऑन द अपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म। कहने का मतलब क्या है कि भाई आप ध्यान से सुनो, आर्म्स तो आपको पता ही चल गया क्या होती है भाई आपके पास। एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन है भाई आपके पास, ओ है। ओ की बात करी जाए तो एक आर्म मेरे पास हो गई ओ सी और एक आर्म मेरे पास हो गई भाई आपके पास ओ ए, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि अगर मेरे पास दो आर्म है और हमने एक आर्म लेके आए और इनके बिल्कुल बीच से लेके गए, दोनों एंगल की कॉमन आर्म बनाई, और वो कॉमन आर्म कौन है भाई आपके पास, इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, वो कॉमन आर्म कौन है आपके पास, ये है आपके पास बी। तो ध्यान से देखा जाए, इस एंगल के लिए भी इस आर्म का यूज हुआ और इस एंगल के लिए भी इस आर्म का ही यूज हुआ, तो यानी कि ये दोनों के लिए क्या है भाई आपके पास, कॉमन आर्म होगी। और इन दोनों एंगल की बात करी जा रही है, ये एंगल x डिग्री मान लो, इस एंगल को y डिग्री मान लो, तो x डिग्री एंड y डिग्री जो एंगल है, इन दोनों को बोला गया एडजेसेंट एंगल बोला गया। क्लियर होगी इतनी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं रिमेंबर एक और बात कहूँ तो आप उससे समझ जाएंगे। मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है जी, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हमने कहा कि एक एंगल ये रहा इसके यहाँ पर और एक एंगल आपका ये रहा, और हम कहने लग जाए क्या ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि आपने तो कहा था कि एक लाइन पे ही शो करने चाहिए कॉमन आर्म। अरे भाई इसकी कॉमन आर्म में देखो क्या है, दोनों की कॉमन आर्म तो यही है, लेकिन हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, कि ये आपकी क्या नहीं होगी। उसने ये बोला था कि भाई आपको डेफिनेशन में कि आपके पास जो कॉमन क्या होना चाहिए था, आपके पास कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए थी। इसकी वर्टेक्स ये रही और इसकी वर्टेक्स ये रही, तो आप ध्यान से देखें क्या इन दोनों की कॉमन आर्म हो सकती है, नहीं हुई, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। उसने खुद बोल दिया कि एंगल ए ओ बी, अब ए ओ बी क्या है पहले ध्यान से सुन लेना भाई, आप इसको पहले रफ कर लो। ए ओ बी का मतलब क्या है कि एंगल ए ओ बी कौन सा है, ए ओ और आपके पास बी, ये वाला एंगल ए ओ बी, इस वाले की बात करी, और दूसरे एंगल की बात कर रहा है बी एम सी। ये दोनों एंगल वो बोलना चाहता है, क्या ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल होंगे, हम कहेंगे नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की कॉमन आर्म नहीं है, सॉरी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। अब ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेशन में उसने बोला है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर बाई चांस हमारे पास क्या होता है भाई आपके पास कि दो, हमारे पास अगर एडजेसेंट एंगल की बात करी जाए, सपोज कीजिए मेरे पास एक लाइन ये रही, इसका नाम हो गया आपके पास ए और ये हो गया मेरे पास बी। अगर मैं यहाँ से एक कोई एक पॉइंट लेता हूँ और एक में क्या लेके जाता हूँ, रे, तो अगर ध्यान से देखें इस रे के लिए ये वाला भी कॉमन एंगल है और ये वाला भी कॉमन एंगल है, देखो बना या नहीं बना, और दोनों की वर्टेक्स सेम है, तीनों की बने, ये एंगल भी कॉमन है, ये एंगल भी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्टेक्स भी तो कॉमन हुई ना। अब ध्यान से सुनो, इसने इसके साथ बनाया, ये आर्म होगी, ये सपोज करो ओ है, एक आर्म तो होगी आपके पास ओ बी, क्या ये दोनों इसके साथ एंगल बना रही है कॉमन आर्म के, ये हो गई आपके पास ओ बी, क्या ये कॉमन आर्म के साथ एंगल बना रही है। तो ध्यान से रखना, इस तरह के एंगल क्या कहलाते हैं, आपके पास एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या होने वाला है भाई आपके पास, अगर डेफिनेशन में लिखे, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि स्ट्रेट लाइन पर आपका एडजेसेंट एंगल फॉलो करता है, तो उसने कहा है कि क्या भाई आपके पास देयर आउटर आर्म आर इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट एंगल आर इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ, ये ध्यान रखना भाई, उसने कहा है कि लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का जब सम आपका 180 आ जाए तो वो लीनियर पेयर कहलाती है, ठीक है जी। ये कंडीशन यहाँ से पता चली आपको, आगे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर पेयर होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में 90% आपका यूज लीनियर पेयर ही होगा जब स्ट्रेट लाइन की फॉलो करेंगे आप कंडीशन। थोड़ा सा नोट की बात कर ली जाए, जो आपने पीछे पढ़ा है कि उसको पता तो चले कि हमारे पास है क्या। हमारे पास एक ये डायग्राम में तो जी ओ तो आपके पास क्या है, आपके पास कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ ए एक लाइन है हमारे पास, उस पर क्या है आपके पास एक पॉइंट ओ है, ओ से हमने एक आर्म ली कितनी भाई आपके पास ओ बी, तो इधर ये आर्म बन जाएगी ओ ए और ये इधर आर्म बन जाएगी आपके पास ओ सी। अब ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे फिगर को देखते हुए जो मेजरिंग की गई है वो क्या की गई है, फर्स्ट पार्ट हमने कहा कि ओ सी ओ ए का मतलब हो गया सी ओ ए, तो सी ओ ए क्या कहलाएगी भाई मेरे पास, ये होगी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगी बात, यानी कि सी ओ ए क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहाँ पर भी नो एंड पॉइंट है, इधर भी नो एंड पॉइंट है। जब इस पूरे के दोनों ही एंड पॉइंट नहीं मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन। आप पहले पार्ट में जाएंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा।
दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है आपके पास, यानी कि पॉइंट आपके पास OC एंड OA। अब ये OC और OA क्या है भाई, इस चीज़ को भी तो ध्यान से देखा जाए। अब ध्यान से देखो, OC का मतलब तो हो गया O से C तक का, ठीक है ना, और O से A तक का। तो आप ध्यान से देखो, दोनों की दोनों रे हैं, दोनों का आपका इनिशियल पॉइंट पता है। O पॉइंट से चलना शुरू किया, O से A तक और O से B तक, तो दोनों की दोनों क्या है, रे हैं, लेकिन दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। एक इस साइड चले गए, एक इस साइड चले गए, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि आर टू अपोजिट रे, दोनों की दोनों अपोजिट रे होने वाली है, ठीक है। अब उसने कहा कि एंगल AOB प्लस के BOC, यानी कि एंगल AOB ये वाला एंगल यानी कि X एंगल मान लो, और BOC यानी कि ये वाला एंगल, इसको क्या मान लो आप, Y मान लो। जिस दिन आप करोगे कि X प्लस वाई यानी कि दोनों एंगल का सम किया X प्लस वाई, ये हमेशा किसके इक्वल आएगा भाई, आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास, ध्यान से सुनिए, ये कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल था, तो दो एंगल जुड़ रहे थे, तो हमने क्या कह दिया इसको कि भाई दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है, हमारे पास आपका 180 होने वाला है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास कि लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। अब ध्यान से सुनो, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं L.P.A। अब ध्यान से सुनो, ये ही लीनियर पेयर कहलाती है किसी दो एंगल का जो सम है ना स्ट्रेट लाइन पे, और अगर आपके पास इन दोनों का सम 180 है तो ये लीनियर पेयर कहलाती है, ठीक है जी। इसका दूसरा भी नाम है, हम अभी इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होने वाला है। सबसे पहले उसने बात की किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। देखो आप 9th में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हो, आपने 8th में भी पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और आपने 7th में भी पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अरे भाई ऐसे दो एंगल जिनका सम करते ही आपका 90 डिग्री बन जाए, एग्जैक्टली 90 बन जाए, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जैसे को फॉर एग्जांपल है, उसने कहा कि एंगल मेजरिंग 65 डिग्री एंड 25 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप इन दोनों का सम करोगे तो दोनों का सम करते ही कितना मिल रहा है मुझको, 90 डिग्री मिल रहा है। अगर ये दोनों जुड़ने के बाद 90 दे रहे हैं तो दोनों एंगल किसके पार्ट हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हो जाएंगे। फिर इसके बाद सिमिलरली क्या आता है भाई आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कम, कम का मतलब हो गया 90, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया सुपर, सुपर मतलब हो गया आपका 180 डिग्री। इस तरह से याद रखा करो, आपको याद रहने वाली चीज है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई आपके पास, टू एंगल्स आर सेड टू बी, आगे उसने कहा कि सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, यानी कि आपके पास कोई भी दो एंगल है, कोई भी दो एंगल ले लो आप, अगर उन दोनों का सम बन गया आपका 90 तो आपका कहलाएगा भाई आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दोनों का सम मिल गया आपको कितना 180 डिग्री तो वो कहलाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से सुने कि फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो एक तो एंगल मेरे पास कितना है 88 डिग्री, और एक एंगल मेरे पास कितना है आपके पास 92 डिग्री। आप इन दोनों का सम करो, दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आते ही हम बोल देंगे कि ये दोनों एंगल किसका पार्ट हो गए भाई आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल का पार्ट हो गए। कल को अगर ये ऐसे लिखा रहता कि 87 डिग्री और प्लस के 92 डिग्री, और ये कितना बन जाता 179 डिग्री, तो आप क्या इसको नहीं है, आप बोलते कि भाई ये भी क्या है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल भी नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इसमें अभी एक एंगल 1 डिग्री एंगल कम है, और कम चाहे 1 डिग्री एंगल कम हो, चाहे वो 15 डिग्री एंगल कम हो, चाहे वो 50 डिग्री एंगल, तो वो सप्लीमेंट्री सॉरी क्या नहीं मिलेगा आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात। दो एंगल का सम अगर 90 बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर दो एंगल का सम आपका 180 मिल जाए तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास आता है क्या भाई आपके पास इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब दो लाइन दिखेगी आपको। अब ध्यान से सुनो, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाता है उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। उसने कहा कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि अगर हमारे पास कि दो लाइन है, मेरे पास एक ए बी लाइन है और एक आपके पास सी डी लाइन है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो मुझे 4 एंगल दिखना दिखाई देते हैं, यानी कि 4 एंगल बनते हैं। अब उन 4 एंगल के बाद बोलता है कि द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। यानी कि ध्यान से सुनना भाई, आपके पास ये दोनों क्या है भाई, वर्टिकली एंगल का मतलब क्या है कि उसने कहा कि अगर मैं इनकी बात करूँ इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि आमने सामने वाले एंगल।
ठीक है जी। आगे अगर इस एंगल की बात करूं और इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली है। अब आगे उसने क्या कहा कंडीशन में, ध्यान से सुनो, कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी। आप ए ओ डी देखें कहाँ है कि ए ओ डी एंगल और आपके पास बी ओ डी एंगल, ये क्या है भाई आपके पास, उसने कहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ डी, ठीक है ना। और आपके पास कितना होना चाहिए था, बी ओ सी। इसको आप चेंज करना भाई थोड़ा सा, ये बनेगा बी ओ सी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुके, इसको आप क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास बी ओ सी। थोड़ा सा आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपको समझ में आने वाला है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखें, ये कितना बनना चाहिए भाई आपके पास, ये बनना चाहिए मेरे पास बी ओ सी, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं ए ओ डी की बात करता हूँ तो ए ओ डी कौन सा एंगल, ए ओ डी, और ये एंगल कौन सा बन जाएगा, बी ओ सी। तो ये दोनों एंगल आपके पास क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। नेक्स्ट में कहा उसने कि ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी, यानी कि ये दोनों एंगल जिनकी बात करती जाए, देखो 2 टिक वाले आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 टिक वाले आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब उसने क्या कहा है कि ध्यान से सुने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस आर इक्वल। अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं और वो किसी स्ट्रेट लाइन से बनते हैं तो वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे आपके पास अगर मैं कहूँ कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, आप सबसे पहले इसको इधर से रफ कर लें क्योंकि आपकी समझ में फिर आने वाला है ग्राफ, ठीक है ना। ध्यान से देखो कि मेरे पास आया भाई ये। अब ध्यान से सुनो कि एंगल ए ओ डी, ए ओ डी कौन सा एंगल है, ए ओ डी, ये वाला एंगल है भाई, ठीक है ना। ये किसके इक्वल हो गया भाई आपके पास, बी ओ सी के, बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये दोनों आपके समय एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। अगर एक 60 है तो दूसरा भी 60 होगा, अगर एक आपका 55 डिग्री है तो दूसरा भी 55 डिग्री होने वाला है। फिर इसके बाद उसने कहा कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल कितना है आपके पास, बी ओ डी। अगर ए ओ सी एंगल, इस एंगल की बात करी जाए तो ये एंगल इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 एंगल मिलेंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जो आमने सामने एंगल बैठा हो। जैसे अगर मेरे पास ये आया, ठीक है ना, तो आमने सामने कौन है भाई, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल आपस में इसके इक्वल रहेगा। बात क्लियर होगी या नहीं होगी, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। आपके पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन कह रहा हूँ, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है उस पर ध्यान दो। थ्योरम कहती है कि इफ 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसने कहा कि आप ये बताओ कि आपको प्रूफ करके दिखाना। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी के इक्वल है, और आपके पास ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी के इक्वल है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है इस पूरी थ्योरम में, और ये थ्योरम ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को तो आपको ये समझ के चलना है कि अच्छे से कवर करके चलना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, हम सोल्व करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे भाई, कि प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूँ कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टैंड ऑन, या ऐसे लिखते हैं भाई इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। हम इसको क्या लिखते हैं कि सिंस रे, रे कौन सी रे की बात करते हैं हम, ओ ए की बात कर लेते हैं कि ओ ए स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देखो ओ ए किसी स्ट्रेट लाइन पे भाई आपके पास सी डी के इक्वल, सी डी पर है। तो देन आपको पता है कि अगर ये सी डी पर इक्वल है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और प्लस के ये वाला एंगल, यानी कि सी ओ ए और इक्वल्स प्लस के कितना हो जाएगा ए ओ डी। तो ये दोनों आप किस पर मिलेगा, आपके लीनियर पेयर से, यानी कि 2 एंगल का सम कितना होगा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला 180 डिग्री के। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके पास कितना आ जाएगा एंगल कि ए ओ सी प्लस के एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखना कि बाय लीनियर पेयर, अभी लिखा था ना कि लीनियर पेयर होती है भाई आपके पास। तो एंड अगेन
अब ध्यान से सुनो, अभी आपके पास स्टैंड ओ ए थी, अभी आप किसको दिखा दो भाई, ओ बी को दिखा दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगेन कि ओ बी, या ऐसे लिखो अगेन रे ओ बी, रे ओ बी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किस पर है भाई आपके पास, सी डी पर। तो देन आपको पता है कि फिर कंडीशन बनाएगी भाई आपके पास, अब ये है तो इसका मतलब बी ओ सी और बी ओ डी, हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी ओ सी प्लस के एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई आपके पास, आप इसको ना लें, इसको ना लें, नहीं तो आपका कॉमन पार्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास कॉमन पार्ट भी तो लाना है ना, आप इसको ऐसे लिख लें, कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा, इस रे को हटाएं, ठीक है ना, और इस डी को हटा दें, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डी ओ को या सी ओ को स्टैंड किस पे कर दूं, ए बी पे कर दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रे ओ सी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी, पहले किस पे था, सी डी पे था। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ से कुछ एंगल भी आपको मिलने वाले होंगे, एंगल मिलेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, अगर ये आपके पास सी ओ स्टैंड है तो ए कितना मिलेगा, सी ओ ए या एंगल ए ओ सी प्लस के एंगल, और कितना मिल जाएगा आपके पास, सी ओ बी इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई आपके पास 180 डिग्री, और इसको भी बोल देंगे हम कितना कि बाय लीनियर पेयर। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई आपके पास। एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई आपको, मेरे पास मिलेगा यहाँ पर कितना कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अच्छा एक बात का जवाब दो, अब ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास सेकंड, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन है ये भी मुझे 180 के डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस के एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा कि एंगल ए ओ सी प्लस के एंगल सी ओ कितना बन जाएगा आपके पास बी। ये दोनों इक्वल हो गए। आपको पता है कि ओ सी एंगल ए ओ सी से एंगल ए ओ सी कट, तो मिला क्या भैया आपको पहले ये बताओ कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास एंगल सी ओ बी। अब ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना था कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, या सी ओ डी और बी ओ सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी और इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो आपका प्रूफ हो चुका। तो सिमिलरली क्या मिलेगा आपके पास कि भाई हम बोल सकते हैं कितना कि एंगल कितना मिल जाएगा आपके पास। ध्यान से देखो, जब आपके पास ये आया तो हम इतना भी बोल सकते हैं कि ए ओ सी एंगल कितना मिल जाएगा आपके पास एंगल बी ओ डी। तो आपके पास दोनों एंगल क्या हो गए भाई, प्रूफ हो चुके हैं। ध्यान रखना, सिमिलरली आप लिख के उसका का पार्ट कर सकते हैं। अभी ध्यान से देना, आपने इन दोनों का रे बनाई थी, अब इन दोनों को रे बना दोगे तो आपका दूसरा एंगल सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ प्रूफ आना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको अभी प्रूफ को सीख लो, क्योंकि मुझे पता है कि ये थ्योरम आपके पेपर में लिए वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमने करा क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुन लेना भैया, आपके पास आपका आज सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी फिनिश हो चुका है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि अगले वाले पार्ट में आपको बहुत ही इन दोनों पार्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट करें। जब इंट्रोडक्शन पार्ट की बात हो चुकी है तो मैं आपको फिर बता दूं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कर लीजिए कवर, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो मैंने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो आपके वो पेपर्स में भी आए थे। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था, कमेंट्स आई थी कि सर हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है, जिसमें आपकी आर.डी. शर्मा भी कवर हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और आपके पास अदर जैसे आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स।
तो अच्छे से सीखते रहो भाई, आप अच्छे नंबर लेते होगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो मुझको अच्छी अच्छी वीडियो बनानी आपके लिए पड़ेगी। ठीक है जी, तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और देखते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे से क्या इंफॉर्मेशन वो पूछना चाहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट्स ईच वैल्यू द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c ईच केस। आपको क्या करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये इसको इंडिकेट करती है, अब आपको a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन पे चलते हैं तो सॉल्यूशन क्या कहता है, हमारे पास है जी वी हैव 2x प्लस के 3y और इक्वल्स टू में 4.37। ठीक है जी। अब ध्यान से सुना जाए कि अगर मेरे पास कोई फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, तो इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। तो आप इस नंबर को आप इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन को चेंज करेंगे कितना कि 2x प्लस के 3y और कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा कितना आपके पास 3y और माइनस के 4.37 और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 0। आप यहाँ से लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बोथ साइड्स। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे कराता हूँ तो हेयर मेरे पास क्या मिलता है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी माइनस के 4.37। और आपको यही तो वैल्यूज चाहिए थी, आपको किस किस की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू चाहिए थी और आपके पास b की वैल्यू चाहिए थी और आपके पास c की वैल्यू चाहिए थी। ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए थी और यही आपने किससे निकाल ली, इस जनरल फॉर्म से निकाली कंपैरिजन करने के बाद। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा 3। अगर आप y को इधर लेके आएंगे तो माइनस के √3y और माइनस के 4 इक्वल्स टू में बन गया 0। अब यहाँ से फिर वही बात की ऑन कंपेयरिंग ax प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल्स टू में 0 और बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखा जाए तो भाई मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनो कि मेरे पास ये इक्वेशन है भाई, एक यहाँ पर कितना है भाई आपके पास, ये गलत लिखा गया, ये x नहीं है आपके पास, ये है आपके पास कितना है आपके पास, ये है आपके पास x, कितना है जी हमारे पास x, माइनस के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ से देखें कि हेयर कि मेरे पास a की वैल्यू बताओ भाई कंपैरिजन करके कितनी है, मेरे पास 1 है, क्योंकि आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, तभी तो आपके पास लिखा नहीं होगा ना। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कौन होता है आपका 1 होता है। फिर b की वैल्यू आ जाएगी √3 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 4। अगर देखा जाए तो मुझे abc की तो वैल्यू पूछना चाह रहा था और abc की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई ये। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी हैव, ये कितना बन जाएगा देखो आपके पास 5x माइनस के 3y, अगर 4 को इधर लेके जाएं तो माइनस के 4 और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 0। फिर यहां से क्या लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस के by प्लस c इक्वल टू 0 और आपके पास बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हेयर मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास कंपैरिजन करने के बाद 5, b की वैल्यू मेरे पास आ गई -3 और c की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। अगर ये -4 मेरे पास आई तो हम कहेंगे कि जी हमारे पास जो इक्वेशन में आने वाली वैल्यूज हैं वो है a = 5, b = -3 और c = हमारे पास -4। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास ही आ जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वी हैव, अगर मैं y को इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस के y इक्वल्स टू में 0। और ध्यान से देखो अगर इसका कंपैरिजन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और साथ में कितना आ जाएगा बोथ
साइड्स। ध्यान से देखो तो हेयर कि मेरे पास क्या वैल्यू निकल सकती है भैया आपके पास, ध्यान से देखो a की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, a इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2, b इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा -1 और c तो इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है जी। और आपके पास अगर मैं a और b की वैल्यू पूछूं और c की पूछूं तो आपके पास क्या आने वाली है, ये वैल्यूज आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ठीक है जी। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल्स। आपको क्या करना है कि भाई इसको लिख के दिखाना है, कि लिख के दिखाओ कि हमारे पास यहाँ पे जो ये है ना, ये इक्वेशन ये 2 वेरिएबल्स की लिख के दिखानी है। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, x इक्वल्स टू -5। अब ध्यान से सुनना है भैया आपको। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी राइट द इक्वेशन 1 इन 2 वेरिएबल। किस तरह से लिखा सकते हैं भाई 2 वेरिएबल में, ध्यान से सुने। मेरे पास क्या हो सकता है भाई x, अब ध्यान से सुने प्लस के, आपको पता है इसमें 0 नहीं है तो कितना होगा मेरे पास 0y, और 5 को आप इधर लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा कितना आपके पास प्लस के 5 और इक्वल टू में 0। तो आपके पास 2 इक्वेशन में अगर आपको एक इक्वेशन लिखनी थी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, इसलिए उसकी मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद वो क्या हो गया था, वहाँ पर हट गया था। तो हम क्या दिखा देंगे कि भाई जो नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला 0 था, वो इसलिए यहाँ पर नहीं मौजूद है। फिर सेम कंडीशन आपको यहाँ लगानी है, थ्योरी सेम ऐसे लिखनी है आपको। तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास 2 है। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। उसने कहा कि मुझे कहो तो 2 वेरिएबल में लिख के दिखाओ, x इसके पास नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन आने वाली है भाई, यही क्या है आपके पास, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो चुका। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, बस आपको एक लाइन थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखनी है और बात आपकी खत्म। ठीक है जी। आपको फिर सॉल्यूशन इसी तरह से लिखना है। अब आपके पास आता है जी थर्ड में भी फिर क्या करना है भाई आपके पास, आप इसको लिखेंगे कि 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि वी राइट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कि इक्वेशन नंबर 1 इन 2 वेरिएबल्स। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 2 वेरिएबल्स में लिखने की कोशिश करता हूं तो किस तरह से लिख सकता हूं बताओ। ये बना आपके पास 2x, आपको पता है इसके पास y नहीं है, जो दूसरा वेरिएबल्स था वो y था, y नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस के कितना लिख दो साथ में 0y, और माइनस के कितना कर दो आप 3 और इक्वल टू में बन जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन है यही आपके पास क्या होने वाली है भाई, आपके पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इस इक्वेशन को लिख के बताना है कि किस तरह से लिखी जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है। आगे हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है भाई आपको फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू है 6। आपके पास क्या दिया कि उसने कहा कि वी हैव कितना है जी मेरे पास, x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास, ये आ गया 6। ठीक है जी। अब उसने कहा कि मुझे सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको मैं फिर इन्फॉर्म कर दूं। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की इस तरह की वैल्यू रखी जाएगी, x और y आप इस तरह से लेके आएंगे कि इक्वल्स टू में आपका 6 बन जाए, यानी कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो अब आपको बताइए कि आप इस तरह से तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसने तो 4 की बात की ना, ये 4 की बात करी है, तो 4 की बात करिए तो आप सिर्फ 4 को ही देखेंगे, और 4 को देखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट x इक्वल्स टू, आप क्या लिखें इसको पहले थोड़ा सा इस तरह से लिख लें कि भाई ये इक्वेशन आपकी जो लिखी हुई है कितनी है भाई आपके पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगी मेरे पास x प्लस के 2y और x प्लस के 2y, नहीं आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है जी। कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस के 2y, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आप इसको ही मान लें कि इक्वेशन नंबर 1। आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से लिखूंगा कि 4 कितना लिखेंगे भाई आप इसको लिखेंगे कि 4, आप y की वैल्यू अपने माइंड से कुछ भी लिख दें कि 4y इक्वल्स टू अगर 0 है
तो देन x की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 आ गई। एंड मेरे पास अगर मैं यहाँ से लिखूँगी 4 y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस के 2 और इक्वल्स टू में कितना बनेगा मेरे पास 4। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसमें लिखूँ कि 4y इक्वल्स टू कितना मान लीजिए आप 2 मान लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर पुट करने के बाद 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 माइनस के 4 इक्वल्स टू में कितना आ गया 2 आ गया। एंड हम यहाँ से लिखेंगे कि लास्ट की 4y इक्वल्स टू कितना पुट कर दीजिए आप इसमें 3 पुट कर दो और आप देखो कि वैल्यू क्या आने वाली है। कि यहाँ से लिखेंगे कितना कि x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू में 6 माइनस के 6 इक्वल्स टू में 0। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर, देखो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप देखो x की वैल्यू 6 है तो y कितना था उस टाइम 0 था। आपके देखो x की वैल्यू अगर मेरे पास 4 है तो y कितना था मेरे पास भाई 1 था। फिर इसके बाद मेरे पास अगर x की वैल्यू देखी जाए तो x कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो x 2 है तो y कितना था मेरे पास 2 था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो y मेरे पास नेक्स्ट में देखें तो x 0 है तो y कितना है भाई मेरे पास 3 था। तो आप ध्यान से देखें कि मेरे पास जो 4 सॉल्यूशन आए वो 4 सॉल्यूशन ये आए जिनकी हम बात कर रहे थे भाई, ठीक है ना। ये वो 4 सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कौन कौन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, सपोज करो हमने 0,3 उठा लिया। 0,3 का मतलब हो गया कि ये बनी x प्लस के 2y इक्वल्स टू में 6 है। अब मुझे इसमें पुट कराना है 0.0,3, लगाओ जी। आप x की वैल्यू 0 रखोगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इक्वल्स टू में कितना है 6, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल्स टू 6। ध्यान से देखो क्या मेरे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हुई, बिल्कुल हुई। तो ये इसका एक सोल्यूशन कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, हम उसने कहा मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से x की y की वैल्यू कुछ भी रखी तो x आ गया, फिर y की वैल्यू डिफरेंट रखी तो फिर x भी डिफरेंट आया। तो डिफरेंट आप 4 वैल्यूज रखते रहो y की पोजीशन पे, आपकी x की वैल्यू 4 डिफरेंट निकल जाएगी। बस उनका ग्रुप बना दो, जैसे एक पेयर ये हो गया ये इसका सॉल्यूशन, एक पेयर ये होगा ये इसका सॉल्यूशन, तो ये चारों के चारों पेयर इसका सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 4 सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, पहले वाले को बोला जाएगा x की वैल्यू और दूसरे वाले को बोली जाएगी y की वैल्यू। तो ये इस तरह से इंडिकेट करे गए हैं कि x 0 था तो y 3 था, x 2 था तो y भी 2 है, x 4 है तो y 1 है, और आपके पास अगर x 6 है तो y 0 है। कंप्लीट हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन बताने हैं। अब 2 सॉल्यूशन बताने हैं तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ध्यान से सुनना, आप यहां से लिखें कि वी हैव, देखो सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई। आप क्या करें कि आपको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है 2 सॉल्यूशन की, दोनों के दोनों, या तो पॉइंट में निकालने, आप पॉइंट में निकाल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। हम यहां से लिखेंगे कि वी फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। देन अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि हमको क्या फाइंड करना है भाई, आपके पास इस इक्वेशन के मुझे 2 सॉल्यूशन लेके आने हैं, यानी कि 2 एक्स वाई की वैल्यू लेके आनी है कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस के 3y और प्लस के 12 इक्वल्स टू, सॉरी कितना बन जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 12, ठीक है जी। आप ध्यान से देखो तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 3y इक्वल्स टू में बन जाएगा 12। अगर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 इससे डिवाइड देके 4, यानी कि x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू कितना रख दो, आप ध्यान से देखो x की वैल्यू रख दो 3, कितनी रखी मैंने, x की वैल्यू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई x, कितना आ जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाई x, x का मतलब हो गया 3 प्लस के कितना मिल जाएगा आपको 3y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 12।
तो ये तो बन गया 12 और प्लस के कितना बन जाएगा 3y और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 12 बन गया। आप थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लो, अभी रुक जाओ आप, ये आ गया जी, ठीक है। अगर आपके पास ये आया तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास 12 से तो 12 कट गया, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई 0 के इक्वल। तो यहाँ से y बताओ किसके इक्वल आ गया 0 के आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि टू सॉल्यूशंस आर, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 0, तो y कितना निकल गया था मेरे पास 4, और अगर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी तो y कितना आ गया मेरे पास 4। तो भाई मैं दो सॉल्यूशन कौन से थे मेरे पास, ये वो दो सॉल्यूशन थे जिनको हमें फाइंड करना था। क्लियर हुई इतनी बात। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट का काम हो गया, अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालता हूँ। आप किसके डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालने, देखो इसी का ही निकालने हैं, उसको आप करना है अलग से, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरे पास कि वी हैव, मेरे पास कितना है भाई आपके पास 2x प्लस के 5y इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x इक्वल्स टू में माइनस के 5y, ठीक है जी, या मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू माइनस के 5/2y। आपको ध्यान से देखो कि मैंने इस इक्वेशन को इसमें चेंज किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना कि 4, अगर मैं y की वैल्यू ऐसी रख दूँ कि जो 2 से डिवाइजेबल हो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि 4y इक्वल्स टू में कितना रख दो 0, तो y 0 रखेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0। जब 0 किसी का मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू बताओ x की क्या निकलेगी, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। और एंड मेरे पास 4y इक्वल्स टू अगर मैं कितना रख दूँ, आप 2 ही रख दो, क्योंकि मुझे पता है कि 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ये बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो कितनी बनेगी x की वैल्यू माइनस के 5। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि therefore टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर, कितने कितने सॉल्यूशन आए भाई मेरे पास, अगर मेरे पास x 0 था तो y भी 0 आ गया, एंड मेरे पास अगर x की वैल्यू -5 थी तो y कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो वो दो सॉल्यूशन कौन से हो गए भाई आपके पास, वो दो सॉल्यूशन आपके ये होने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है कि भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें, ठीक है ना। अब आपके पास आंसर आता है ये, अब इसका किस तरह से आंसर निकालना है, ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे x तो नहीं है ना, x तो हमेशा पर्टिकुलर क्या हो गया 0 हो गया, y की वैल्यू रखनी शुरू कर दो, y की वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी रख लो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है भाई आपके पास, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसके दो आंसर क्या होने वाले हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को किस में पढ़ के आए हैं भाई आपका 7th क्लास में और 8th क्लास में। आपको पता है कि सबसे पहले ध्यान से देखा जाए तो ये तो 2 वेरिएबल की थी और ये क्या है मेरे पास 1 वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब आप इसका आंसर देंगे कि सर इसका आंसर ये आने वाला है, और किस तरह से आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपके पास बस सिर्फ 1 मिनट टास्क दिया है कि भाई इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, तो आपको इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। बताना जरूर आप आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि आप 90% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप ही मुझे आंसर दें। किसी से पूछना नहीं है, गूगल सर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है इन क्वेश्चन को समझने के बेस पर आपको इसका आंसर देना है। इतना मैंने आपकी हेल्प कर दी, क्योंकि एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप कर लीजिए लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट अच्छे से, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि धमाकेदार आपकी एंट्री होने वाली है आपकी इसमें थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, ठीक है जी। तो जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।